हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ शिल्पा और यहाँ हम कुछ इंग्लिश को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सीयूईटी पर। तो हिमालय एजू हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। तो बच्चों, अब तक सीयूईटी के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह का पैटर्न पूछा गया है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास हर पेपर में वो है 50। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर को सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। 2024 का बच्चों ये पेपर है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए कह रहा है आपको रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द राइट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है भाई, हमें क्योंकि देखो इंग्लिश लैंग्वेज है तो एक जो सेंटेंस है उसको इस तरीके से फ्रेम करना है कि वो एक मीनिंगफुल सेंस दे हमें, है ना। जैसे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो उसको सीक्वेंस में अरेंज करके हमें पूरे सेंटेंस को ठीक करना है। ये शफल करके दे रखा है, हमें शफल करके दे रखा है। फॉर 7 hours बट वॉज हार्डली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन एबल टू डिसाइड हु द मर्डरर वॉज एंड शी वर्कड ऑन द केस। मुझे इसको सीक्वेंस में लिखना है सेंटेंस को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ढूंढो कहाँ पर है। फॉर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। फॉर 7 hours बट वॉज हार्डली कोई मीनिंग नहीं दे रहा। आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए ऐसे फ्रेज से जो कि एक मीनिंगफुल आपको सेंस दे, है ना। बिकॉज कारण बता दिया शुरू में ही, यहाँ से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। एबल टू, हु इज एबल टू, सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास इसमें, लेकिन यहाँ मेरे पास बच्चों सब्जेक्ट है शी में। शी वर्कड ऑन द केस, शी ने उस केस पर काम किया था। मतलब अगर मैं मान के चलूँ डी हमारा पहला सेंटेंस है, उसने केस पर काम किया था। शी वर्कड ऑन द केस। अब देखो कब तक, फॉर 7 hours, 7 घंटे तक। 7 घंटों तक उसने काम किया, तो अगर मैं देखूँ डी के बाद ए आ रहा है। ठीक है, 7 घंटों तक काम किया था, लेकिन फिर भी वॉज हार्डली। हार्डली का मतलब होता है बच्चों ऑलमोस्ट नॉट। ऑलमोस्ट नॉट मतलब ना के बराबर। देखो हार्डली आपको फ्रीक्वेंसी बताता है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आई हार्डली टॉक टू स्ट्रेंजर्स, मतलब मेरे स्ट्रेंजर्स से बात करने की फ्रीक्वेंसी कैसी है, ना के बराबर, है ना। ये बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं इसको हार्डली ही कभी पढ़ता हूँ, मतलब मेरे इस चैप्टर को पढ़ने की फ्रीक्वेंसी ना के बराबर है। तो आपने कहा कि उसने उस केस पर 7 घंटों तक काम किया। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया देखो बट से, विरोधाभास। लेकिन वॉज हार्डली, देखो वॉज आ रहा है यहाँ पर, वॉज एबल टू, इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं आप। देखो बी फॉर्म आती है, बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, तो आप कैसे बोलते हैं, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। यही अगर पास्ट में बनाना हो तो शी वॉज एबल टू ड्राइव। ठीक है, चोट लगने के बावजूद शी वॉज एबल टू ड्राइव द कार, वो ड्राइव करने में सक्षम थी। सक्षम होना, तो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो कैसे बनता है, बी फॉर्म के बाद एबल टू आता है। तो देखो यहाँ वॉज है, वॉज एबल टू हार्डली एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो उसने केस पर 7 घंटे तक काम किया, लेकिन वॉज हार्डली एबल टू डिसाइड, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट नॉट, बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पाई थी कि हु द मर्डरर वॉज, कि मर्डरर कौन था। क्यों, उसका कारण बता दिया। आप देखो तो ए के बाद आपने क्या देखा, सी, और उसके बाद में बी, तो ये इसका आंसर आ। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन, क्योंकि उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं था। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस, मोटिवेशन का एब्सेंस था। तो करेक्ट सीक्वेंस जो हमारा होगा बच्चों वो क्या होगा, डी, ए, सी, बी। बोल के देखो, शी वर्कड ऑन द केस फॉर 7 hours बट वॉज हार्डली एबल टू डिसाइड हु द मर्डरर वॉज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इफ़ यू हैव अ वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ने का अगर आपको हैबिट है, मतलब कुछ भी कंटेंट अगर आपके सामने आता है और अगर आप उसको पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, तो एक ऑटोमेटिकली ना एक लैंग्वेज के लिए इंट्यूशन पैदा हो जाता है हमारे अंदर। समझ में आने लग जाता है कि सेंटेंस का जो फ्रेमिंग है, स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से होगा, आने लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द कैंडिडेट अश्योर्ड द इंटरव्यूअर्स, कैंडिडेट ने इंटरव्यूअर्स को अश्योर किया
दैट द डिप इन हर ग्रेड्स, डिप मतलब गिरावट, ठीक है, डिप मतलब गिरावट, ये जो डिक्लाइन आया है ना, ये जो गिरावट आई है ना ग्रेड्स में, उसके नंबरों में, उसका जो स्कोर है उसमें जो गिरावट आई है ड्यूरिंग हर सेकेंड सेमेस्टर के दौरान जो उसके नंबरों में गिरावट आई है, वॉज एन डैश सिंस शी हैड ऑलवेज बीन अ टॉप स्कोरर इन द फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हमेशा कैसा स्कोर किया है उसने, टॉप, टॉप रही है वो हमेशा। अब मुझे इस ब्लैंक स्पेस में कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसमें से मुझे चूज करके लिखना है, एनॉमली, एले, एडेज एंड अबेटमेंट, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड्स आपको दे रखे हैं। तो देखो एले जो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है किसी चीज के इफेक्ट्स को कम करना, कम करना, ठीक है। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताती हूँ बच्चों, जैसे देखो मान लीजिए वर्ड है हमारे पास सूद, सूद है, पैसिफाई है, ठीक है, मॉलिफाई है, मिटिगेट है, प्लेकेट है, ओके, अपीज है, असुवेज है, ओके, कंसीलिएट है, ओके, आपका एलिविएट वर्ड है, ओके। देखो ये इतने सारे वर्ड्स हैं, इन सब का मतलब क्या है, टू मेक द सिवियरिटी लेस, टू मेक समथिंग वीकर, किसी चीज के इफेक्ट को कम करना। इसको आप सुनिए कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को बहुत पेन हो रहा है, कहीं पर बॉडी में बहुत पेन है, मैंने कहा द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन, डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया, टू पैसिफाई माई पेन, टू एलिविएट माई पेन, टू कंसीलिएट माई पेन, ठीक है, तो कम करना, उसकी इफेक्ट को कम करना। मान लीजिए आपने कहा कि मैं देरी से पहुंचा, इस वजह से वो बहुत नाराज थी और मैंने उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए, कम करने के लिए उसे फूलों का एक गुलदस्ता दे दिया, बुके दे दिया। आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, आई गेव हर अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू मॉलिफाई हर एंगर, उसके गुस्से को मॉलिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये तो सब कैसे वर्ड्स हैं, पॉजिटिव अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। अगर हम इन सारे वर्ड्स के ऑपोजिट देखें, आपको पता है ना बच्चों, आप लोगों को सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तैयारी भी करनी है, अगर हम इन वर्ड्स के ऑपोजिट देते देखें तो आप क्या कर रहे हैं, वर्सन, किसी चीज को खराब कर रहे हैं, बदतर कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो वर्सन हो गया, डिटीरियोरेट हो गया, बिगाड़ना, बदतर करना, खराब करना, ठीक है, डिटीरियोरेट, वर्सन, ठीक है। और आप यूज कर सकते हैं एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट मतलब खराब करना। इधर देखो, इधर एक वर्ड और आ सकता है, एमिलियोरेट, एमिलियोरेट भी होता है और मिलियोरेट भी होता है, मतलब ये जो ए है ना ये आप हटा भी सकते हैं, मिलियोरेट भी होता है जिसका मतलब है सुधारना। अब इन सब का मतलब तो है सुधारना, कम करना किसी चीज की इफेक्ट, और इन सब का मतलब क्या है, बदतर बनाना, ठीक है, बिगाड़ना, इन सब का मतलब है बिगाड़ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ऊपर वाले वर्ड्स का एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि ये जो युद्ध हुआ है ना इन दोनों देशों के बीच में, कोई भी XYZ देश आप मान लीजिए, मैंने कहा दिस वॉर हैज एग्जैसरबेटेड द ऑलरेडी टेंस्ड सिचुएशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज, है ना, कि ये जो युद्ध है इसने ऑलरेडी जो खराब रिलेशन थे दोनों कंट्रीज के बीच में उनको और ज्यादा बदतर बना दिया है। मैंने कोई एक्सपायरी डेट की दवा खा ली या फिर किसी घाव पर लगा ली कोई क्रीम जो कि एक्सपायर हो चुकी थी कई सालों पहले, मैंने कहा दिस मेडिसिन हैज एग्जैसरबेटेड माय वुंड और माय इंजरी, इसने और ज़्यादा खराब कर दिया है। आगे बात समझ में। तो देखो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिटेल में एनालिसिस करते हो, उनको डिटेल में पढ़ते हो, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ये सारे इसके सिनोनिम है, ये सारे इसी के एंटोनिम है, ठीक है। देखो और वर्ड्स जो आपको दे रखे हैं, एडेज वर्ड एक दे रखा है, ये होता है कोई भी कहावत या कोई भी लोकोक्ति, ठीक है, ये जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है कोई कहावत या लोकोक्ति, जिसको आप कहते हैं बच्चों प्रोवर्ब। प्रोवर्ब्स होती है ना, कहावतें होती, जैसे अंधों में काना राजा है ना, ये कहावत है, लोकोक्ति है। सेइंग भी कह सकते हो आप उसको, और डिक्टम भी कह सकते हो। इसी के लिए देखो सेइंग वर्ड है एक हमारे पास एंड डिक्टम वर्ड है।
अच्छा, ट्रूइज्म एक वर्ड ट्रूइज्म ऐसी चीजें, ऐसी कहावतें जो अक्सर सच होती हैं, है ना। जैसे आपने कहा कि भाई पाप का परिणाम मृत्यु होता है, ठीक है, नॉर्मल जनरल एक कहावत है ट्रूइज्म। ट्रू मतलब सच्चा, तो एक ऐसी कहावत जो कि सच्ची होती है उसको आप ट्रूइज्म कहते हैं, ठीक है। अबेटमेंट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का कम होना, ये एक नाउन है। अबेटमेंट मतलब डिक्लाइन, डिक्लाइन कम होना, है ना। और वेनिंग, वेनिंग, वेन WANE से बना है, WANING। देखो जैसे आपने कहा कि सुबह सुबह जब मैं उठा मेरा एनर्जी लेवल हाई था, एकदम ऊपर था, टॉप पर था। जैसे जैसे आपने कहा ट्रेनिंग जो स्टार्ट हुई और 7-8 घंटे की ट्रेनिंग थी, लंच के तक आते आते मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी एनर्जी क्या होती गई, वेन। माई कॉन्फिडेंस स्टार्टेड वेनिंग, माई एनर्जी स्टार्टेड वेनिंग, कम होती गई, डिक्रीज होती गई, डिक्लाइन होती गई। उसके लिए यूज हो जाएगा आपका अबेटमेंट वर्ड, ठीक है। अबेटमेंट इज कम होना, डिक्लाइन होना, डिक्रीज होना, ठीक है। अब आपका फर्स्ट वर्ड है एनॉमली। बच्चों एनॉमली का मतलब होता है कुछ ऐसा समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, मतलब अनयूजुअल, अनयूजुअल सामान्य से हटकर, थोड़ा सा हटके, है ना, थोड़ा सा हटके, समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, ओके। तो देखो आपने कहा कैंडिडेट ने विश्वास दिलाया इंटरव्यूअर्स को कि ये जो उसके नंबरों में सेकंड सेमेस्टर में जो डिक्लाइन आया है ना, वॉज बहुत ही क्या था, अजीब था, बिल्कुल अनयूजुअल था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें हमेशा उसने बहुत अच्छे बढ़िया मार्क्स हासिल किए। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर अप्रोप्रिएट बैठ रहा है? देखो बच्चों एनॉमली, एनॉमली यहाँ पर एकदम अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, ठीक है, जो सामान्य से हटकर होता है। देखो जो सामान्य से हटकर होता है वो क्या कह सकती है इसके लिए कि ये तो बड़ी अजीब बात है। आप इस वर्ड से देखो क्या क्या पढ़ सकते हो, कुछ ऐसा जो आपके लिए स्ट्रेंज है। अब जो स्ट्रेंज है वो बड़ा अजीब है, जो स्ट्रेंज होता है वो पिक्यूलियर होता है। स्ट्रेंज है, पिक्यूलियर है, बिजार है, ठीक है, विम्सिकल है, ओके, एक्सेंट्रिक है, फ्रीकिश है, इडियोसिंक्रेटिक है। इन सब का मतलब होता है बच्चों किसी ना किसी तरीके से अजीब होना, ठीक है, बहुत ही अजीब होना। अच्छा देखो एक वर्ड अगर मैं और आपको बताऊं तो एक वर्ड हमारे पास होता है इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल और असंगत, बेमेल और असंगत। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, कुछ ऐसा होना जो नॉर्मल से यूजुअल से हट करो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऊपर से नीचे तक आप देखो बहुत अच्छा एकदम सूट पहना हुआ है, बहुत अच्छा जोधपुरी सूट, या कह लो ऑफिशियल कोई आपका ऑफिशियल सूट पहना है, फॉर्मल सूट पहना है, और नीचे आपने देखा कि बड़े अजीब रंग के स्पोर्ट शूज पहन लिए या चप्पल पहन ली, तो कितना कैसा बेमेल, बिल्कुल मैच कैसा है, अजीब सा है, अच्छा नहीं लगेगा। तो इनकॉन्ग्रुअस कहेंगे आप, क्योंकि आप कहोगे कि यार तुम कैसे लग रहे हो, बहुत ही रिडिक्यूलस। इनकॉन्ग्रुअस बेमेल, जिसका कोई मेल नहीं है, ऐसा तुमने अटायर जो है वो पहना है, ठीक है, तो इनकॉन्ग्रुअस हो गया। इनकॉन्ग्रुअस भी इसी लिस्ट में आ सकता है। अच्छा देखो बच्चों ये सब अजीब के लिए है ना। एक वर्ड अगर मैं कहूँ कैप्रिशियस, कैप्रिशियस को कैसे याद करोगे, कैप्री से याद कर लो। आपने कहा इतनी ठंड हो रही है और इतनी ठंड में तुमने कैप्री पहनी, कितने अजीब हो तुम। अब अजीब हो, मान लो मैंने कहा कि यहाँ तुम कैसे रहते हो, यहाँ का तो मौसम कितना अजीब है। अजीब मतलब चेंजेबल है, अजीब का मतलब क्या है यहाँ पर, चेंजेबल, ठीक है, जो चेंज होता रहता है, जो चेंज होता रहता है उसको आप म्यूटेबल कहते हो। आपने कहा अजीब मौसम है, कभी सर्दी होती है और अचानक से कभी धूप निकल जाती है, तो बड़ा ही अजीब है, ठीक है। तो इन सब केसेस में आप इनको यूज कर सकते हो बच्चों। फ्लक्चुएटिंग कहोगे ना आप इसको, जो चेंजेबल है फ्लक्चुएटिंग है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनॉमली, आई मीन सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको मैच करना है बच्चों, वर्ड दे रखा है उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। यहाँ पर थियोक्रेसी, ये जो थियो वर्ड है ना बच्चों हमेशा गॉड के लिए आता है, इसीलिए देखो जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं, थीस्ट। थीस्ट तो होता है आस्तिक, जो भगवान में भरोसा रखता है, और अथीस्ट होता है, ए लगा दिया ना, ये होता है नास्तिक, जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता है, ठीक है। मैगलोमैनिया, देखो मैगा, मैगा मतलब बड़ा, जो अपने आप को बड़ा मानता है, उसको क्या चाहिए, पूरी पावर, पूरी पावर और स्ट्रेंथ चाहिए, उस तरह की। मैनिया, मैनिया होता है पागलपन। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आई एम दी ऑल पावरफुल, है ना, आई एम ओमनीपोटेंट, कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है,
तो इस तरह का ईगोइस्ट होना, नार्सिसिस्टिक होना, है ना, पूरी आपको इस तरह की पागलपन होना कि सारी पावर मेरे पास आ जाए और मुझसे बिना पूछे कोई भी किसी काम को ना करे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कंट्रोल करने वाला होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा, है ना, लोगों को सब्जुगेट करेगा, दबाएगा, इस तरह का नेचर होता है इस व्यक्ति का मेगलोमैनिया। ठीक है, अपोथिक्रेसी और एंटीक्वेरियन। अब एंटीक को आप एंटीक्वेरियन को एंटीक से याद करो, एंटीक आइटम कैसे होते हैं, यूनिक आइटम्स जो होते हैं। तो देखो थियोक्रेसी को आप किससे रिलेट कर सकते हो, थियोक्रेसी, यहाँ पे क्रेसी वर्ड आ रहा है। अच्छा, क्रेसी कहाँ पर आता है, क्रेसी का मतलब होता है शासन। डेमोक्रेसी में डेमो पीपल एंड क्रेसी शासन, तो लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन, उसको आप डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र कहते हैं। तो किसी डिवाइन पावर, देवी देवता के द्वारा चलाया गया शासन क्या होगा, देखो अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस, किसी दैव्य शक्ति या रिलीजियस लीडर के द्वारा चलाए जाने वाला शासन, ये तो हो गया थर्ड। तो ए का आंसर थर्ड कहाँ पर है, बस ऐसे देख लो, ए का थर्ड यहाँ पर है, ए का थर्ड यहाँ पर है, तो इन दोनों को काट दो, दो आंसर्स हमारे पास बचे, टाइम बचेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं। देखो और देखते हैं आगे, मेगलोमेनिया अ मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ वंस पावर, इंपॉर्टेंस ऑफ और गॉडलीनेस, मतलब यही मानेगा कि मैं ही हूँ सब कुछ, जो भी कुछ हूँ और सब मुझसे इंफीरियर है, नीचे नीचे है। तो इसका आंसर हो गया आपका 4। तो बी का आंसर 4 कहाँ पर है, बी का आंसर 4 यहाँ है। देखो बी का आंसर 4 यहाँ भी है, मतलब हमें और देखना है, अभी आगे चेक करना है। एंटीक्वेरियन मतलब वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक वर्ड्स फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। अब जो पास्ट की हमारी एंटीक चीजें होती है, एंटीक ही बोलते हैं उनको, एंटीक आइटम, यूनिक आइटम, प्राचीन, है ना, एंशियंट हिस्ट्री की जो चीजें, मान लो कोई सिक्के रखने का किसी को शौक हो तो वो एंटीक आइटम्स रखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप, एंटीक्वेरियन। इसका आंसर हो गया सेकंड। तो डी का आंसर 2 कहाँ है, डी का आंसर 2 यहाँ है, डी का आंसर 2 यहाँ नहीं है, इसको काट दो, आंसर हो गया 1, है ना। और एपोथिक्रेसी, इसका आंसर बचा आपका वन हु कीप्स ड्रग्स फॉर सेल्स एंड पुट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दवाइयाँ, ड्रग्स मतलब नेगेटिव ही ना लें, दवाइयाँ होता है मेडिकेशन, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह जो है वो बेचता है या फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाइयाँ लिखता है, उसको आप क्या कहते हैं, अपोथिकरी। ठीक है, आंसर हो गया 1। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे रखा है बच्चों, रीड द सेंटेंस। सेंटेंस है स्मॉल डैश बिटवीन टू चिल्ड्रन एंडेड अप एज अ स्मॉल फाइट। एक स्मॉल डैश दो बच्चों के बीच में कहाँ जाके खत्म हुई, एक ग्रुप फाइट में खत्म हुई। तो कॉन्टेस्ट तो कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता, रेस, मैच और ऑल्टरकेशन। आपको नहीं लग रहा मैच, कॉन्टेस्ट और रेस सिमिलर से वर्ड्स हैं? इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, कोई कॉन्टेस्ट हुआ, कोई रेस हुई, है ना, दो ग्रुप्स के बीच में हुई है। तो और ऑल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद या झगड़ा, विवाद या झगड़ा, ठीक है, क्वेरल, विवाद या झगड़ा। शब्दों से जब झगड़ते हैं तो उसको आप क्वेरल कहते हैं, और हाथापाई होती है तो उसको आप फाइट कहते हैं। डिसएग्रीमेंट है स्क्वेबल, स्क्वेबल भी एक वर्ड हमारे पास है, स्क्वेबल है। डिसएग्रीमेंट है मतलब दोनों के बीच में, तो क्या आना चाहिए, ऑल्टरकेशन, कि एक छोटा सा विवाद दो बच्चों के बीच में कहाँ जाके खत्म हुआ, ग्रुप फाइट में। नेक्स्ट देखिए, फॉर सम टाइम नाउ वी हैव बीन टॉयिंग विद द आइडिया, ये अंडरलाइन वर्ड है बच्चों, टॉयिंग विद द आइडिया ऑफ ट्रांसफरिंग ऑल अवर बिजनेस फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन सेल्स ओनली। मतलब काफी लंबे समय से हम लोग इस आइडिया के ऊपर टॉयिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इस पे सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, थोड़ा कंसीडर कर रहे हैं इसको, कि हम क्यों ना ऑनलाइन जो आपकी बिजनेस है ना, जो पूरा अभी फिजिकल होता है, क्यों ना उसको फिजिकल से ऑनलाइन सेल्स पर ले आए केवल, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है आजकल डिजिटली, बहुत लोग कमा रहे हैं। अच्छा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसका सिनोनिम क्या है। तो आप लॉन्च करने के बारे में बात कर रहे हो क्या, लॉन्चिंग विद द आइडिया, क्या लॉन्च करोगे, शो दर्शाओगे क्या, केयरफुल भी नहीं, आंसर होगा कंसीडर। आप किसी चीज को कंसीडर कब करते हो, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, ठीक है, यू गिव अ थॉट टू इट, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में कंसीडर करना, तो आप सोच रहे हो ना, एक आइडिया है आपका। जो व्यक्ति केयरफुल होता है बच्चों, वो विजिलेंट होता है, सतर्क है, विजिलेंट है, हीडफुल है, ठीक है, सरकमस्पेक्ट है, चौकन्ना रहता है, सरकमस्पेक्ट। देखो सरकम का मतलब होता है चारों ओर, स्पेक्ट का मतलब नजर, स्पेक्ट्स लगाते हैं ना हम, ये स्पेक्ट का मतलब होता है नजर, तो जो चारों ओर नजर रखता है उसे क्या कहते हैं आप, केयरफुल, हीडफुल, सरकमस्पेक्ट, चौकन्ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेंटेंस आपका है एट फर्स्ट द वर्कर्स वर अग्रीएबल टू द प्रपोजल। सबसे पहले तो वर्कर्स जो हैं वो अग्रीएबल थे
प्रपोजल्स को लेकर ऑफ देयर मैनेजर, बट लेटर बाद में दे वर रिकनसाइल्ड टू द न्यू प्रपोजल्स। रिकनसाइल्ड जो वर्ड है बच्चों, इसका ऑपोजिट चाहिए हमें, ऑपोजिट, ठीक है, विलोम शब्द चाहिए। तो देखो रिकनसाइल का ऑपोजिट हमें चाहिए भाई। अब इसका आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंट का मतलब होता है विरोधी, प्रतिरोध, विरोध में। जैसे मान लो आपने कहा कि भाई हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है, हमारी इम्यूनिटी क्या काम करती है? किसी भी बीमारी से लड़ने का, तो हम रेजिस्ट करते हैं उस बीमारी से, है ना। या फिर हमने कहा कि ये घड़ी है, ये वाटर रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोध का काम करती है, पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, पानी से इसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो तो हो गया रेजिस्टेंट, है ना, विरोधी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वर्ड है आपका एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट, नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट। अगर आप अब किसी के कांटेक्ट में नहीं है, आपने कहा बहुत लंबे समय से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, मान लीजिए कोई हस्बैंड कहे या कोई वाइफ कहे कि हमारा डिवोर्स हो गया और काफ़ी लंबे समय से हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? एस्ट्रेंज्ड। या फिर आपने कहा कि मैं अपने परिवार से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बातचीत नहीं है, उसके लिए भी क्या आएगा? एस्ट्रेंज्ड आ जाएगा। कोऑपरेट मतलब मिलकर काम करना, कोऑपरेट करना, मिलकर काम करना, ठीक है। और एग्रीड सहमत होना, सहमत होना। अब देखो इस तरह के सेंटेंसेस में अगर आपको वोकैब में इश्यू है भी, तो आप क्यों ना कोशिश करो सेंटेंस में जो दिया हुआ है उसके मीनिंग को निकालो। आपने कहा कि पहले, सबसे पहले तो ये जो मैनेजर का प्रपोजल था ना, प्रस्ताव था, उसके लिए सब एग्री थे, लेकिन अब बट है तो कॉन्ट्राडिक्शन है, पहले एग्री थे बाद में नहीं होंगे। बट लेटर दे वर रिकनसाइल्ड टू द न्यू प्रपोजल, ठीक है, लेकिन बाद में दे वर रिकनसाइल्ड, वो लोग अग्री नहीं कर रहे थे उससे, ठीक है। तो देखिए रिकनसाइल जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? रिकनसाइल का मतलब होता है पुनः, पुनः मेल मिलाप करना। अब पुनः का मतलब क्या है? पुनः मेल मिलाप करना मीन्स झगड़ा होगा, उसके बाद दोबारा उन लोगों में मिलना जुलना हो गया, ठीक है, पुनः मेल मिलाप करना। या फिर किसी चीज के लिए मान जाना, ठीक है, किसी चीज के लिए मान जाना, परस्पर विपरीत परिस्थितियों में भी तालमेल बिठाना, ठीक है, दूसरा है तालमेल बिठाना। अब ये तो बैठ नहीं रहा, खुद ही सोचो, रिकनसाइल भी एक पॉजिटिव वर्ड है ना, और इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, सोचो यहाँ पर क्या आ रहा था? बट। अब यहाँ जो बट है वो कॉन्ट्राडिक्शन है, आपने कहा कि पहले तो मान गए थे, बाद में लेकिन क्या करा? बाद में क्या करा? कॉपरेट करा, अग्री हो गए? नहीं, ये तो दोनों पॉजिटिव वर्ड है। आप जो कंजंक्शन है ना उससे भी बहुत चीजों का पता लगा सकते हो। बट आ रहा है, इधर पॉजिटिव है, तो इधर नेगेटिव कुछ आना चाहिए, मुझे इसका ऑपोजिट चाहिए, इसमें इसका ऑपोजिट क्या है? रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट। बाद में विरोध करने लग गए, पहले तो मान गए लेकिन बाद में उन्होंने विरोध करा, ठीक है। चलो आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंट। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है इजीली, आपको ढूंढना भी ना पड़े, उसके लिए आप हिमालय एजुकेशन हब का टेलीग्राम चैनल यहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड होगा, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा आप हिमालय एजुकेशन की ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जहाँ आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा, इवन जो ये क्लासेस हो रही हैं ये सब भी आपको वहाँ पर अपलोडेड मिलेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको इस पर मिलेगा। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फॉर योर रोबस्ट प्रिपरेशन, अगर आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो दीज आर 3 कोर्सेज फॉर साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज एंड जीटी। फाउंडेशन बैच होगा यहाँ पर अलग अलग, है ना, लाइव क्रैश कोर्स भी, फाउंडेशन बैच जो कि पूरे साल चलता है, लाइव क्रैश कोर्स होता है
ठीक है, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लगभग इसमें 40-45 डेज की क्लासेस होती हैं एंड टेस्ट इज कंप्लीट। ये कॉम्बो पैक है जिसका रेट्स आप देख पा रहे हैं, दिस इज 2999, दिस इज 2749 एंड दिस इज 1499। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ फिलअप्स दे रखे हैं आपको। शी वॉज एबल टू गिव अ डैश एक्सप्लेनेशन इन द कोर्ट फॉर हर प्रेजेंस नियर द क्राइम सीन। देखो अभी भी मैंने आपको बताया था ना, वॉज एबल ऐसे आता है, वो समर्थ थी। शी वॉज एबल टू गिव अ डैश एक्सप्लेनेशन, कैसी एक्सप्लेनेशन? कोर्ट में अपनी प्रेजेंस के बारे में, नियर द क्राइम सीन, भाई क्राइम जहाँ पर हुआ था ना उसके पास में उसकी जो प्रेजेंस थी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी। तो कैसी एक्सप्लेनेशन दी देखते हैं। द रॉकलैंड हॉस्पिटल, जो रॉकलैंड हॉस्पिटल डैश विद एम्स टू कंडक्ट अ फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। भाई ये जो दोनों हॉस्पिटल है ना, एम्स और रॉकलैंड हॉस्पिटल, ये मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। दो शी हैज शोन ओनली 4% इम्प्रूवमेंट, यद्यपि उसने केवल 4% इम्प्रूवमेंट शो किया था इन अचीविंग हर टारगेट, अपने टारगेट को अचीव करने में 4% इम्प्रूवमेंट उसने दिखाया, फिर भी येट मतलब होता है फिर भी हर एफर्ट्स आर डैश, फिर भी उसके एफर्ट्स डैश हैं। कैसे हैं देखते हैं। द डॉक्टर्स गिव द प्रोग्नोसिस, मतलब अनुमान, डॉक्टर्स अनुमान देते हैं, अनुमान लगाते हैं, बाय डैश देयर डायग्नोसिस विद सेवरल टेस्ट, बाय डैश देयर डायग्नोसिस, अपनी डायग्नोसिस को डैश करके कुछ टेस्ट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड्स दे रखे हैं, देखो क्या क्या हमें वर्ड्स दे रखे हैं। पहला वर्ड दे रखा है आपको कोलैबोरेट, फिर दे रखा है कोरोबरेट, क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल। देखो क्रेडिटेबल जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लॉडेबल, प्रशंसनीय, एडमिरेबल, ठीक है, प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ की जा सके, ठीक है, एंड कमेंडेबल, जिसकी तारीफ की जा सके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्रेडिबल होता है ट्रस्टवर्दी, जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके। देखो ये तो है क्रेडिबल, ध्यान से देखना, वो तो है क्रेडिबल। अगर आपको वर्ड दिखता है क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस होता है जो आसानी से सब पर भरोसा कर ले, जो आसानी से सभी पर भरोसा कर ले, वो तो होता है क्रेड्यूलस। मतलब अब ये क्योंकि आसानी से सब पे भरोसा कर लेता है तो ये तो भोला भाला है, सीधा साधा है, भोला है ना। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं आप? ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? नाइव। ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं इंजेनुअस, इंजेनुअस कहते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति कैसा है? ये तो है भोला भाला, क्रेड्यूलस। देखो यहाँ पर एक रूट वर्ड आ रहा है क्रेड, क्रेड का मतलब होता है फेथ, फेथ मतलब विश्वास, ये सब पर विश्वास कर लेता है। और क्रेडिबल क्या है? जिस पर सब आसानी से भरोसा कर सके, मतलब ट्रस्टवर्दी। मैंने कहा उसने जितने भी प्रूफ दिए हैं ना, उसने जो सबूत दिए हैं वो कैसे हैं? क्रेडिबल है, मतलब मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा ही भोला भाला है, कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, जानता नहीं कुछ भी, वो कैसा होगा? क्रेड्यूलस, जो सब पर भरोसा कर ले। और जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं वो क्या? क्रेडिबल व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सबूत एविडेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेट वर्ड है ऊपर, कोलैबोरेट का मतलब होता है वर्क टुगेदर, मिलकर काम करना, मिलकर काम करना। और कोलैबोरेट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को प्रूव करना, किसी चीज को प्रूव करना या सपोर्ट करना, क्या करके? बाय गिविंग सम एविडेंस, कुछ एविडेंस देकर, जैसे मैंने कोई डेटा देकर अपनी बात को प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ये चारों का मतलब मुझे समझ आ गया, अब मुझे लगाना है यहाँ पे। शी वॉज एबल टू गिव अ डैश एक्सप्लेनेशन, कैसी एक्सप्लेनेशन हो सकती है? भाई वर्क टुगेदर का सेंस तो किस में आएगा? यहाँ आएगा, रॉकलैंड हॉस्पिटल और एम्स मिलकर काम करते हैं, तो बी में तो क्या आ जाएगा आपका? बी में आ जाएगा आपका कोलैबोरेट। ठीक है, तो बी का आंसर 1 कहाँ पर है? देखिए बी का आंसर 1 कहाँ पर है? यहाँ पर, ये रहा बी का आंसर 1। और कहीं पर है? कहीं भी नहीं है, ये मेरा आंसर हो सकता है, फिर भी हम देख लेते हैं, चेक करेंगे, है ना। तो शी वॉज एबल टू गिव अ डैश एक्सप्लेनेशन, कैसी एक्सप्लेनेशन होगी भाई उसकी? कैसी एक्सप्लेनेशन होगी? क्रेडिबल, विश्वास कर सकते हैं उस पर, सच्ची एक्सप्लेनेशन थी उसकी, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रेडिबल। ओके, नेक्स्ट देखो, यद्यपि 4% इंप्रूवमेंट शो करा था उसने अपने टारगेट को अचीव करने में, फिर भी उसके एफर्ट्स आर डैश, कैसे हैं उसके एफर्ट्स? क्रेडिटेबल, वही प्रशंसनीय है, खूब मेहनत की थी, होता है ना, किसी ने खूब मेहनत की फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन हम कहते हैं बच्चे ने बहुत मेहनत की थी, दिन रात रात भर सोता नहीं था, तो विश्वास
विश्वास नहीं, प्रशंसनीय, खूब तारीफ हुई उसकी। डॉक्टर्स गेव द प्रोग्नोसिस, पूर्वानुमान लगाया बाय, बाय क्या करके, बाय कोरोबरेटिंग देयर डायग्नोसिस, ठीक है, अपने डायग्नोसिस के सपोर्ट में टेस्ट के साथ में कुछ एविडेंस देकर, भाई उन्होंने अपनी जांच के कागज दिखाए और फिर कहा कि भाई ऐसा अनुमान है, तो आंसर वुड बी थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। जैसे देखो, मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड फॉर द कॉन्सर्ट, बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो आए थे कॉन्सर्ट में, कैसे आए थे, डैश बस, तो जितने भी आपके ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स होते हैं ना, उनके लिए बाय आता है, बाय कार, बाय रोड, बाय बस, लेकिन जो स्मॉल हमारे व्हीकल्स होते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए हम इन कार बोलते हैं, टू व्हीलर्स के लिए ऑन आता है, ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए बाय, बाय बस। कॉन्सर्ट होता है म्यूजिकल प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट देखिए, यू मेक दैट फ्लिपेंट रिमार्क अबाउट हर चॉइस ऑफ क्लोथ्स, वैसे तो हमें किसी के भी कपड़ों से रिलेटेड चॉइस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बट कुछ लोग होते हैं आदत से मजबूर, आपने कहा कि भाई यू मेक, तुम क्या करते हो, फ्लिपेंट रिमार्क्स देते हो उसके कपड़ों से रिलेटेड चॉइस की, भाई कैसे कपड़े वो पहनता है या पहनती है, पहनती है, हर आ रहा है ना, हर चॉइस ऑफ क्लोथ्स। अब फ्लिपेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, फ्लिपेंट का मतलब होता है नॉट वेरी सीरियस, नॉट वेरी सीरियस, ऐसे रिमार्क्स जो ऐसे ठहाकों में मस्ती मस्ती में बोल दिए, सीरियस नहीं लेना उनको, है ना, ऐसे मजाक में कुछ बोल दिया, वो है। तो देखो, सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंगात्मक, व्यंगात्मक, जिसका मतलब होता है आयरॉनिकल, आयरनी व्यंग होता है ना, आयरॉनिकल, ठीक है, आयरनी को सटायर भी बोलते हैं। जैसे आप क्या करते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो, मॉक हो जाता है, किसी को टॉन्ट करते हो, टॉन्ट हो गया, ठीक है, मॉक हो गया, टॉन्ट हो गया, वो सरकास्टिक वे में कुछ कह दिया, डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली कह दिया। डिसरेस्पेक्टफुल मतलब निरादर ही कर दिया, ठीक है, नॉट ह्यूमिलिएटिंग, इंसल्टिंग, इसका तो मतलब है इंसल्टिंग, डिसरेस्पेक्टफुल। कैजुअल में, कैजुअल मतलब एवं यूं ही ऐसे ही कह दिया बस, कैजुअल मतलब नॉट वेरी सीरियस, यही इसका मीनिंग है, नॉट वेरी सीरियस। इनडिफरेंट होता है बच्चों नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, ठीक है, और नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, नॉट अफेक्टेड बाय और नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग। जैसे मान लो आपने कहा द मैनेजर वॉज indifferent to our complaints, ठीक है। indifferent का मतलब हो गया उदासीन, not paying any attention, उदासीन मतलब मैं किसी चीज से अफेक्टेड नहीं हो रही और मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपने कहा कि हम लगातार 4-5 बार सब लोग इकट्ठे होकर मैनेजर के पास गए शिकायत करने के लिए, लेकिन वो सुनता ही नहीं है ना, वो बिल्कुल नोटिस ही नहीं करता हमारी प्रॉब्लम्स को। तो द मैनेजर वॉज इनडिफरेंट टू आवर कंप्लेंट्स, हमारी शिकायतों के लिए उदासीन था, ध्यान नहीं दे रहा था। और कैसे यूज कर सकते हो आप इसको, सपोज यू आर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट और वहाँ पे कुछ गली के कुत्ते हैं जिनको गली के बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो तंग करते हैं, उनको लकड़ियों से मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं। अगर मैं वहाँ से गुजर रही हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं कैसी हूँ, मैं इनडिफरेंट हूँ, मर्सी लेस हूँ, मेरे अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है, मैं बहुत ही क्या कह सकते हैं आप, क्रूअल हूँ, है ना। इसका ऑपोजिट, अगर मुझे फर्क पड़ रहा है, मैं उन लोगों को रोक रही हूँ, उन्हें समझा रही हूँ, तो फिर मैं कैसी हूँ, मेरे अंदर मर्सी है, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं काइंड हूँ, फ्रेंडली हूँ, बिनाइन हूँ, ये मतलब हो जाएगा। तो इंडिफरेंट होता है मतलब कोई फर्क ना पड़ना, ठीक है। तो आपने क्या कहा भाई, फ्लिपेंट रिमार्क्स दिए तुमने, तो फ्लिपेंट का मतलब है नॉट वेरी सीरियस, कैजुअल आ सकता है यहाँ पे। आपको इसका सिनोनिम बताना था, मतलब मिलता जुलता वर्ड बताना था, तो कैजुअल हो सकता है, जो रूड ना हो, रूड ना लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द थीफ शोड, शो दिखाना, शो मतलब दिखाना, हिज डिसबिलीफ, अपने डिसबिलीफ को, विश्वास ना होना, व्हेन इन्फॉर्म्ड दैट हिज पार्टनर हैड बीन अरेस्टेड, विद थीफ ने ये दिखाया कि मुझे विश्वास नहीं है जब उसको इन्फॉर्म किया गया कि उसका जो साथी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो शोड का ऑपोजिट दिखाना है, ऑपोजिट बताना है, तो डिस्प्ले दिखाना होता है, कंसील्ड हाइड होता है छुपाना, है ना, और बैटल्ड युद्ध होता है, बैटल्ड युद्ध। अच्छा, खाली जो बैटल वर्ड है ना, अगर बैटल एक नाउन है
नाउन है तो उसका मतलब युद्ध है, खाली युद्ध। बैटल फील्ड होता है ना जिसको आप रणभूमि कहते हो, और बैटल जब वर्ब है, यही बैटल जब वर्ब होगा ना तो इसका मतलब होता है ट्राई वेरी हार्ड, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना, ठीक है। टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, खूब मेहनत करने के लिए टॉयल एक वर्ड आता है, खूब मेहनत करना, टॉयल, ओके। तो ये बैटल, और मार्क करना किसी चीज की तरफ इशारा करना, ठीक है, स्पष्ट करना, उल्लेख करना। अब इसका ऑपोजिट तो कंसील्ड होगा क्योंकि डिस्प्ले में भी आप दिखा रहे हो, और ये दोनों रिलेटेड नहीं है तो कंसील्ड हो जाएगा, हाइड करना। कंसीलर आता है एक, देखो कंसीलर आता है एक, जो फीमेल्स के मेकअप का एक हिस्सा होता है, कंसीलर आता है जिससे चेहरे के दाग धब्बे छुप जाते हैं, है ना। तो आप देखते हो ना बिफोर आफ्टर, कितनी खतरनाक पिक्चर्स होती हैं बिफोर एंड आफ्टर। चलो नेक्स्ट देखो। The president finally had to dash the demands of the public for his resignation. President finally had to dash. प्रेसिडेंट को फाइनली डैश करना पड़ा द डिमांड्स, किसकी डिमांड्स, पब्लिक की डिमांड्स को, फॉर हिज रेजिग्नेशन, उनके रेजिग्नेशन के लिए पब्लिक की डिमांड को प्रेसिडेंट को डैश करना पड़ा, इग्नोर करना पड़ा, इनिशिएट करना पड़ा, एक्सीड करना पड़ा और कंडोन करना पड़ा। इग्नोर मतलब आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करना। इनिशिएट करना मतलब बिगिन, शुरुआत करना किसी चीज़ की, ठीक है। और एक्सीड टू का मतलब होता है अग्री करना, मान लेना, किसी के बात को मान लेना, झुक जाना, झुक जाना, ठीक है, बात मान लेना। इसके लिए एक वर्ड है हमारे पास यील्ड। अच्छा, यील्ड का मतलब जो है वो प्रोड्यूस भी होता है और बात मान लेना भी होता है। जैसे फसल जो होती है प्रोड्यूस, और बात मान लेना दूसरा मीनिंग है, बात मान लेना, झुक जाना, ठीक है। कंडोन जो वर्ड है उसका मतलब होता है, कंडोन का मतलब भी अग्री होता है, टू अग्री टू समथिंग दैट इज रॉन्ग, इसका अलग मीनिंग है, दैट इज रॉन्ग मतलब रॉन्ग सबके लिए हो, वो इसका मीनिंग है, कुछ ऐसा जो सबके लिए गलत हो, आपने कहा मैं इस बात को मान नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन नेवर कंडोन टू वायलेंस, जैसे आपने कहा आई कैन नेवर कंडोन, इसके साथ भी टू आता है, टू वायलेंस, ठीक है। आई कैन नेवर कंडोन टू वायलेंस नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट दी circumstances are, what the circumstances are। आपने कहा कि भाई कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, वायलेंस इज वायलेंस। अगर आपने किसी के साथ हिंसा की है तो हिंसा है, मैं उसको कभी मानूंगा नहीं। तो कुछ ऐसी बात जो कि सबको पता है खराब है, उससे अग्री करना। तो अब ये तो देखो इतना डीप सेंस तो आ ही नहीं रहा है ना, इनिशिएट भी नहीं, इग्नोर भी नहीं, एक्सीड टू। आपने कहा प्रेसिडेंट को फाइनली, जो रेजिग्नेशन से रिलेटेड पब्लिक की जो डिमांड थी ना, प्रेसिडेंट को फाइनली माननी पड़ी, अग्री करना पड़ा। शुरुआत किसी चीज की हो नहीं रही, अवॉइड नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट भी हमारा जो क्वेश्चन है वो रीअरेंज करना है हमें इस सेंटेंस को, ठीक है। चलो, फॉर ऑर्गेनाइजेशन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा है, देखते हैं एक बार। चलो, फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन अ फेस टू फेस बेसिस, employees within whom they deal is very important, the quality of the relationship between customers and, तो हम रिलेशन बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं। देखो अब यहाँ पर आ रहा है बिटवीन कस्टमर्स एंड, मुझे कुछ ढूंढना है, बिटवीन कस्टमर्स एंड, रिलेशनशिप किस किस के बीच में होगा, कस्टमर और किसके बीच में होगा, कस्टमर और एम्प्लॉयज के बीच में, कस्टमर और एम्प्लॉयज के बीच में, है ना। एंड एम्प्लॉयज विद whom they deal is very important, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि डी के बाद में सी आ सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है ना। और देखो यहाँ आ रहा है ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशन विच आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड क्या करती हैं, क्या प्रोवाइड करेंगी, सर्विसेज, किसको, कस्टमर्स को, ऑन अ फेस टू फेस बेसिस मतलब आमने सामने, इन पर्सन, तो मतलब ए के बाद बी आ रहा है, तो ये दो कॉम्बिनेशन बने ए बी डी सी, आंसर हो जाएगा ए बी डी सी, ठीक है। पूरा सेंटेंस वापस देख लें आप, ए बी डी सी आपका ऑप्शन है। फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स, जो कि फेस टू फेस बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज, द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप, तो जो क्वालिटी है ना बिटवीन कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के बीच जिसमें वो डील करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है।
भाई आप ऑनलाइन शॉपिंग में तो आपको पता भी नहीं सामने कौन व्यक्ति है, लेकिन जब आप दुकान पर जाकर सामान खरीद रहे हो इन पर्सन, तो कभी कभी आप बुरा नहीं लगता कैसा दुकान वाला है, कैसे बात कर रहा है। लेकिन कभी कभी आप कहते हो कितना बढ़िया शॉपकीपर है, कितना अच्छे से बात कर रहा है, देखो बिठाया भी, पानी के लिए भी पूछा, चाय के लिए भी पूछा। तो कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगेन आपका सीक्वेंस वाला रीअरेंज करना है आपको। as a concept fundamental to as a concept fundamental to ethic, especially within the injunction to treat equals equality justice is associated with the notion of equality and equity and equality, ethical theory and political philosophy। ठीक है, अब हम काम करते हैं, इसमें कुछ पेयरिंग करते हैं। ठीक है, justice is associated with the notion of equity and equality, especially with the injunction to treat equals। देखो यहाँ पर equality की बात हुई है, equality की बात हुई है, और equals, treat equals equally, तो जो C है उसके बाद B आ सकता है, C के बाद B। एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम एक अवधारणा के रूप में देखें तो फंडामेंट, जो कि फंडामेंटल है मतलब बहुत मुख्य है, प्रिंसिपल है, किसके लिए? टू एथिकल थ्योरी। फंडामेंटल है वो एथिकल थ्योरी का। एथिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है? नीति शास्त्र। वही नीति क्या कहती है ना, मूल्य क्या होने चाहिए, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। जैसे एथिक्स क्या है कि भाई आप बड़ों के पैर छुओ, सुबह जल्दी उठो, सच बोलो, चोरी मत करो, ये सब एथिक्स है हमारी इंडियन सोसाइटी के। ठीक है, तो एथिकल फंडामेंटल टू होता है। अब मैंने आपसे अभी कहा था ना कि भाषा की एक समझ होनी चाहिए, तो फंडामेंटल टू होता है हमेशा, फंडामेंटल टू एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो फंडामेंटल टू एथिकल थ्योरी मतलब ए के बाद में डी आना चाहिए। ए डी सी बी का यहाँ रहा, ए डी सी बी, ये देखो ये रहा, ये आंसर इसका होना चाहिए ए डी सी बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कुछ ईडियम्स है। ईडियम्स मुहावरे होते हैं, ये ईडियम्स है ना, ये मुहावरे होते हैं। जैसे हिंदी में होते हैं हमारे, अंधों में काना राजा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पीठ में छुरी घोंपना, है ना, आस्तीन का सांप होना, ये सब ईडियम्स है जो इंग्लिश में भी होते हैं। पहला है ब्लो द गैफ। ब्लो द गैफ का मतलब होता है बच्चों किसी सीक्रेट को पब्लिक करना। तो देखो डाइवल्ज अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को पब्लिक करना। इसके लिए हमारे पास दो ईडियम्स और हैं। इसके लिए एक ईडियम तो है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब होता है किसी रहस्य को उजागर करना, और दूसरा होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किसी रहस्य को पब्लिक कर लेना, उजागर कर देना। ठीक है, एट द एंड ऑफ योर टेदर का मतलब होता है कि भाई आपने कहा कि बस अब हो गया है ना, अब बहुत बहुत झेल लिया, अब नहीं है हिम्मत, नो मोर एनर्जी टू डील विद दिस सिचुएशन, अब नहीं झेल सकता मैं, अब डील नहीं कर सकता इस सिचुएशन से। तो एट द एंड ऑफ योर टेदर, तो फील अनेबल टू डील विद समथिंग, अब आपको बहुत मुश्किल हो रही है किसी चीज़ से डील करने में, है ना। और बी फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है बी फुल ऑफ एनर्जी। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास कुछ और ईडियम्स भी हैं। जैसे होता है इन सेवेंथ हेवन, इन सेवेंथ हेवन कहते हैं ना, सातवें आसमान पर हूँ आज मैं, मतलब बहुत खुश हूँ। उसी को आप कहेंगे ऑन क्लाउड नाइन, सेम है, ऑन क्लाउड नाइन और ओवर द मून, इन सब का मतलब होता है खुश होना, ओवर द मून। और आप कह सकते हैं ब्राइट आइड, ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड, इसका मतलब भी होता है खुश होना। अब देखो आपको बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं बनना, इंग्लिश है। जैसे हिंदी में अब आप कहोगे कि बंदर ना जाने अदरक का स्वाद कैसे बना, अब हमें क्या पता कैसे बना, बुजुर्गों ने कभी सिचुएशन के हिसाब से बोला होगा, लोकल लैंग्वेज में वो एक हिस्सा बन गया और भाषा का पार्ट बन गया, है ना। तो अब हम नहीं कह सकते। हम क्यों कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हम क्यों कहते हैं अंधों में काना राजा, तो ये याद करना पड़ेगा, इंग्लिश के ये मुहावरे हैं। ठीक है, एंड ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड हो गया। देखो ब्राइट आइड अब आंखों में चमक है, और बुशी टेल्ड तो बहुत खुश होना। और अलाइव एंड किकिंग अगर आपने किसी से पूछा, अलाइव एंड किकिंग, भाई आपने कहा अब आप कैसा महसूस कर रहे हो, हमने सुना बीमार थे अब कैसे हो, या आफ्टर अ वेरी मेजर एक्सीडेंट आप मिलते हैं, बोले आप कैसे, अरे अब तो मैं चंगा हूँ ऐसे बोलते हैं, तो बोला जाएगा अलाइव एंड किकिंग मतलब फुल ऑफ एनर्जी। तो बच्चों एक काम करते हैं अपन, इसको छोड़ते नहीं यहाँ पर, ये तो है सब खुश के लिए। सैड, बीइंग सैड, बीइंग सैड के लिए क्या क्या है हमारे पास इडियम मुहावरे? दुखी होना, दुखी होना उसके लिए डाउन इन द माउथ।
अगर ये ऐसा कहीं इडियम दिखता है उसका मतलब है दुखी होना, डाउन इन द माउथ, या फिर सेम डाउन इन द माउथ या डाउन इन द डम्प्स, दोनों हो सकते हैं, डाउन इन द माउथ या डाउन इन द डम्प्स, ठीक है। हैव द ब्लूज, नीला, नीला कहते हैं हैव द ब्लूज, अब ये कलर से संबंधित है ब्लूज, इसको आप याद करने का ट्रिक देख लो, किसी की बहुत पिटाई करी तो नीला पड़ गया, नील पड़ गई, दुखी है, ऐसे याद कर लो। तो डिप्रेस्ड होना, हैव द ब्लूज मतलब डिप्रेस्ड होना। एंड इन द डोलड्रम्स, इन द डोलड्रम्स ये भी है आपका दुखी होना, ठीक है। तो जरा देख लें आंसर, ए का आंसर थर्ड कहाँ पर है, ए का आंसर थर्ड इन दोनों में, इसमें है और इसमें, तो इसको काट दो, ठीक है। और बी का आंसर वन, बी का आंसर वन इसमें है, बी का वन आंसर इसमें नहीं, आंसर हो गया वन। क्या आपका आंसर वन है, देख लिया आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वही फिलिप्स का, और ये बहुत इजी रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें प्रीपोजिशंस दिए हुए रहते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन दिए हुए रहते हैं। The edited version of our article is indistinguishable. If something is distinguishable, उन दोनों में अंतर किया जा सकता है। If something is indistinguishable, मतलब this is very identical. Identical word है, identical का मतलब होता है resemble, एक जैसा दिखना। कौन दिख सकते हैं एक जैसे, ट्विन्स, जैसे आपने कहा दो बच्चे हैं ट्विन्स है और दोनों एकदम मिलते जुलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, दे बोथ रिजेंबल ईच अदर एंड दे आर आइडेंटिकल, मीन्स दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल, दोनों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता, है ना। तो दोनों, उसका जो फर्स्ट वर्जन था ना और उसका जो एडिटेड वर्जन है, बोले दोनों में कोई अंतर ही नहीं था, बिल्कुल फर्क नहीं था। इनडिस्टिंग्विशेबल क्या आना चाहिए, देखते हैं। आई जस्ट डोंट फील एनी एफिनिटी, एफिनिटी मतलब लगाव, मुझे कोई लगाव नहीं होता किसके साथ, उसकी प्रोज स्टाइल के साथ। इट इज टू कॉस्टिक, कॉस्टिक मतलब क्रिटिकल, ये किसी भाषा शैली के बारे में बात कर रहा है, मतलब मुझे उसकी भाषा की शैली पसंद नहीं आती, उस लेखक की, उस कवि की, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल लिखता है, आलोचना बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। हर आइडियाज आर नॉट ऑल दैट डिसिमिलर डैश माइन, डिसिमिलर मतलब, सिमिलर मतलब एक जैसा होना और डिसिमिलर मतलब अलग अलग होना। इट वुड बी रॉन्ग टू मिस्टेक हिज डिफिडेंस, देखो डिफिडेंस जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है शाय फील करना, शाय मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, एनर्जेटिक रहते हो, भीड़ के सामने बोल सकते हो, तो आप कॉन्फिडेंस हो। लेकिन कॉन्फिडेंट हो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिडेंस, ये नाउन है, व्यक्ति होगा कॉन्फिडेंट और व्यक्ति होगा डिफिडेंट। जब आपको शाय महसूस हो रहा है तो शाय के लिए देखो क्या होता है, जब आपको शाय महसूस होता है तो आप टिमिड होते हो, टिमरस होते हो, आप नर्वस होते हो, आपको भीड़ के सामने बोलने में दिक्कत होती है, नर्वस होते हो। यहाँ पर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कॉन्फिडेंट हो आप, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे प्रीपोजिशंस फिल करने हैं। द एडिटेड वर्जन ऑफ आवर आर्टिकल इज इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम, देखो एक बार फर्स्ट के हिसाब से, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम, दोनों में से क्या कर रहे हो आप, इनडिस्टिंग्विशेबल, डिफरेंट फ्रॉम बोलते हो ना, डिफरेंट फ्रॉम, दोनों में क्या है, डिसिमिलैरिटी है। आई जस्ट डोंट फील एनी अफिनिटी विद, अफिनिटी के साथ क्या आना चाहिए, विद, मुझे इसके साथ कोई लगाव नहीं है तो विद आना चाहिए। उसके आइडियाज जो हैं, नॉट ऑल दैट डिसिमिलर, सी का आंसर हो जाएगा डिसिमिलर टू माइन, डिसिमिलर टू माइन। एंड इट वुड बी रॉन्ग टू मिस्टेक हिज डिफिडेंस, डी का ऑप्शन होना चाहिए आपका थर्ड, डिफिडेंस फॉर हिज एरोगेंस और कोल्डनेस। देखो क्या मतलब है इसका, एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब है वही इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, वो ध्यान नहीं देता, इंडिफरेंट वर्ड पढ़ा था ना अभी, इनडिफरेंट उदासीन, ध्यान ना देना। और कोल्डनेस, कोल्डनेस मतलब है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। अब देखो वो कहना चाह रहा है कि इट वुड बी रॉन्ग, ये गलत होगा अगर आप उसकी शाइनेस को, कुछ लोग होते हैं चुप चुप रहते हैं, शाय रहते हैं, कम बोलते हैं, लोग उनको मान लेते हैं इंडिफरेंट है, घमंडी है, अनफ्रेंडली है, बोले उससे ऐसे मत करो, है ना। डोंट मिसअंडरस्टैंड हिज डिफिडेंस विद हिज एरोगेंस, ऐसे मत मानो, उसका नेचर है शाय रहना, कम बोलना, तो ऐसा नहीं है कि वो अनफ्रेंडली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर आपको अरेंज करना है सेंटेंसेस को। स्टूडेंट्स विद टूल्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन। अब देखो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको देखनी है, एन है या आर्टिकल एन है। आर्टिकल एन आता है अगर आपका वर्ड किससे स्टार्ट होता है, वॉवल साउंड से। वॉवल साउंड मतलब ए, ई,
IOU। अच्छा, साउंड इंपॉर्टेंट है, तो जैसे ये एक्सरे है, एक्सरे मशीन, ठीक है। आप कहेंगे वन आइड मैन, आपने बोला LLB, या फिर आपने कहा ईयर, या फिर आपने कहा यूनिवर्सिटी, आपने बोला डैश ऑनेस्ट मैन। देखो, मैंने आपसे कहा कि कोई भी ऐसा वर्ड जो वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, उच्चारण आना चाहिए, साउंड आना चाहिए, केवल AEIOU से कोई लेना देना नहीं। साउंड आएगा तो N आएगा, बाकी सबके साथ A आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको जरा। ये देखो, ये H से स्टार्ट हो रहा है, H कॉन्सोनेंट है। हमारे पास अल्फाबेट में 5 स्वर हैं, AEIOU। बाकी के जो बचे आपके 21, ठीक है। 21 जो बचे वो क्या है, आपके व्यंजन, जिनको आप कॉन्सोनेंट कहते हैं, जिसमें BCDFGH ये सारे आ गए, TS, है ना। तो ये स्टार्ट तो किससे हो रहा है, व्यंजन से, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, O, ऑनेस्ट, इसलिए क्या आएगा, एन ऑनेस्ट मैन। ये स्टार्ट तो AEIOU से हो रहा है, स्टार्ट तो यू से हो रहा है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, य कब होता है व्यंजन, सॉरी य कब होता है स्वर, ये तो व्यंजन होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, A यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टार्ट यू से हो रहा है, लेकिन उच्चारण में य आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है, इसलिए ए आ गया। एक्स कॉन्सोनेंट है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, देखो एक्स, बोलने में ए आ रहा है, इसलिए क्या आएगा, एन एक्सरे मशीन। ये स्टार्ट किससे हो रहा है, वॉवल से, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, व व्यंजन है, इसलिए ए आएगा। स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, एल ए, इसलिए क्या आएगा, NLLB। ये इसको बोलना आना चाहिए, इसको बोला जाता है बच्चों ईयर, ईयर सही है। अगर इसको आपने बोला ईयर तो गलत है। अब ये य है, क्या लिखोगे बताओ, ए। अगर आप ये बोलोगे तो फिर आप एन लिख दोगे इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ आर्टिकल एन आ रहा है, मतलब कि वॉवल साउंड देखना पड़ेगा मुझे, वॉवल कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये रहा, इलेक्ट्रिक। अब ये चीज एकदम क्लियर हो गई कि बी के बाद में क्या आना चाहिए, डी, बिल्कुल फिक्स है, बी के बाद डी आना चाहिए। कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसको काट दो, और यहाँ आ रहा है, ठीक है। चलो एक कॉम्बिनेशन तो बना, और एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट भी कर पाए, ठीक है। चलो, तो BD हो गया। और दैट एनहेंसेस क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड्स, अच्छा प्रोवाइड क्या करेंगे, देखो, एंड प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद टूल्स फॉर क्रिटिकल, एंड प्रोवाइड्स, एंड कहाँ गया, द एनहेंसेस क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद टूल्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। अगर मैं कहूँ कि सी के बाद में ए आएगा, सी के बाद में ए आएगा, कैसे आएगा, इसको देखो, आप समझो कैसे आएगा। या तो आप क्या करते हो, यू प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, या तो ऐसे आता है, ठीक है, प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, या फिर आप लिखते हो प्रोवाइड समबडी विद समथिंग। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं देखो इसके, प्रोवाइड समबडी विद समथिंग। जैसे आपने कहा कि शी प्रोवाइडेड सम बुक्स टू मी, और शी प्रोवाइडेड मी विद सम बुक्स, दोनों तरीके सही हैं। तो प्रोवाइड के बाद में देखो क्या आ रहा है, प्रोवाइड somebody with something, provide somebody with something, मतलब सी के बाद ए आना चाहिए, सी के बाद ए। ऐसा कहाँ पर आ रहा है, सी के बाद ए यहाँ नहीं आ रहा है, इसे काट दो, सी के बाद ए यहाँ नहीं आ रहा है, इसे काट दो, आंसर हो गया 2, ठीक है। तो आपका अप्रोप्रिएट जो सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए BDCA, BDCA, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा, अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, कि हमारे जो पूरा पेपर है ना, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस, बीच में यहाँ पर एक पैसेज है, बट हम लोगों ने क्या किया है, फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस एंड ताकि वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस पेपर में 4 पैसेजेस हैं, ईच पैसेज कंटेन्स 5 क्वेश्चंस। तो 4 पैसेज थे, 5 4 द 20, 20 क्वेश्चंस इसमें नहीं है, उसके लिए हम आपके लिए पैसेज की एक अलग सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे वो लाइव हो, ताकि आप साथ साथ इंटरैक्ट करके जवाब दें, आपको पैसेज की एक अलग सीरीज मिलेगी पूरी, इसमें पैसेज के क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस होंगे पैसेज के, हर पैसेज में 5 क्वेश्चंस हैं, और इस वाले पेपर में 4 आपके, इस वाले पैसेज में 4 पैसेज थे आपके, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज करना है यहाँ पर भी, ये बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। क्रिएटेड बाय ह्यूमन, कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज, ऑल लैंग्वेजेस, कम्युनिटीज आर आवर। अब ये इस तरह का जो छोटे छोटे से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, इस तरह के, ये बड़े आसान हो जाते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ऑल लैंग्वेजेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन, देखो ऑल लैंग्वेजेस सारी की सारी भाषाएं जो कि ह्यूमन ने क्रिएट की हैं। ह्यूमन, अब ह्यूमन क्या होगी, ह्यूमन कम्युनिटीज, ह्यूमन के साथ क्या आएगा, कम्युनिटीज, मतलब ए के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, ठीक है। और ये हमारी आवर क्या है, हमारी कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज है। तो देखो सी ए डी बी आ रहा है आंसर, सी ए डी बी, ऑल लैंग्वेजेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन कम्युनिटीज आर आवर कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द प्रिंसिपल अड्रेस्ड अस इन द असेंबली, प्रिंसिपल ने हमें एड्रेस किया असेंबली में, मतलब हमें कॉल किया, बुलाया, एड्रेस किया। एंड डैश द रूमर्स, रूमर्स होती है बच्चों अफवाहें, अफवाहें ऑफ एन अर्ली समर ब्रेक। भाई कुछ बच्चों से गलती से कुछ अफवाह उड़ गई होगी कि भाई हमें जो समर की ब्रेक जो है ना, गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो जल्दी मिल जाएगी, ये कुछ रूमर था। तो असेंबली में हमें बुलाया प्रिंसिपल ने, और इस तरह की अफवाह को क्या करा, क्या करा बताओ, डिफेंड करा। डिफेंड का मतलब तो होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना है ना, सेफ गार्ड करना, कंजर्व करना, सुरक्षित करना, ओवरऑल सुरक्षित करा क्या उन्होंने। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्ड, क्वेश्ड का मतलब होता है बच्चों रद्द कर देना, क्वेश्ड का मतलब है कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, रिवोक कर देना, ठीक है, रिसेंड कर देना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसी तरह से आप लोग भी देखो, अब अगर उन्होंने क्या करा, नलीफाई कर दिया किसी चीज को, मना कर दिया, नलीफाई कर दिया, जैसे आप नलीफाई कर देते हैं किसी चीज को, है ना, रिजेक्ट कर दिया, भाई कोई समर ब्रेक नहीं मिल रहा आपको, रिजेक्ट कर दिया, है ना। और रिपील कर दिया, रिपील से आप याद करें रिप्यूडिएट कर दिया, रिप्यूडिएट, इन सब का मतलब है रद्द करना, कैंसिल कर देना, मना कर देना, ठीक है। एब्रोगेट भी हो सकता है, एब्रोगेट, मना कर दिया, ठीक है। क्लियर्ड, अब क्लियर तो भाई स्पष्ट करना, स्पष्ट कर दिया, तो क्या स्पष्ट करा या मना कर दिया, भाई ऑलरेडी कुछ र्यूमर उड़ चुकी थी, अफवाह उड़ चुकी थी, उसको क्लियर करा या उसको रद्द कर दिया, मना कर दिया, है ना। और रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्ड, डांटना, स्कोल्ड डांटना, चाइड हो जाएगा, रिप्रीमांड हो जाएगा, ठीक है। एक ईडियम होता है, ईडियम होता है अ स्लैप ऑन द रिस्ट, ऑन द रिस्ट, जिसका मतलब होता है अ माइल्ड रिब्यूक, छोटी मोटी डांट फटकार, ये इसका मीनिंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्ड, रद्द कर दिया भाई इस बात को प्रिंसिपल ने कि ऐसा भी कुछ है, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिल रही है ना। She was very dash with him for his offensive remarks on women in politics। पहले अपन एक काम करते हैं, इनकी मीनिंग देख लेते हैं बच्चों। गिव अवे का मतलब होता है टू गिव समथिंग फ्री विदाउट आस्किंग फॉर मनी, फ्री में दे देना बिना पैसे मांगे, ठीक है, ऐसी कोई चीज दे दी। कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना, डिक्लाइन करना, लेस करना, ठीक है। एंड कटअप का मतलब होता है वेरी अपसेट, कटअप का मतलब होता है वेरी अपसेट, ओके। एंड लास्ट फ्रेज इज गिवन, गिवन का मतलब होता है भाई किसी चीज को आपने क्या कर दिया, किसी चीज से अग्री कर दिया, वही अभी मैंने आपको बताया ना, यील्ड, सरेंडर, मान गए आप, मान गए आपने, बात मान ली। अब देखते हैं, शी वॉज वेरी डैश विद हिम, वो उससे बहुत ज्यादा डैश थी, फॉर हिज ऑफेंसिव रिमार्क्स, मतलब गुस्सा दिलाने वाली बात कही उसने, विमेन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में विमेन के बारे में। तो क्या थी भाई, गुस्सा थी, बहुत ज्यादा नाराज थी, गुस्सा थी। तो देखो ए का आंसर क्या होना चाहिए, ये रहा कटअप, कटअप। ए का आंसर हो गया आपका थर्ड, ए का आंसर थर्ड कहाँ है, ये रहा, बाकी तो किसी में भी नहीं है, फिर भी देखो चेक कर लेते हैं। आई हैव प्लेंटी ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स टू गिव अवे, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जो बुक लवर हैं उनको देने के लिए, फ्री में देने के लिए। तो बी का आंसर हो गया वन, बी का आंसर वन सही है। स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है, दैट पीपल इजीली डैश टू टेम्पटेशन एंड रूइन देयर रेपुटेशन,
बहुत अजीब बात है कि लोग किसके अधीन हो जाते हैं, गिवन टू, भाई अग्री हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं लालच में, और अपनी सारी की सारी रिप्यूटेशन को खराब कर लेते हैं, अपने सारे सम्मान को खराब कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा सी का 4। राहुल इज ट्राइंग टू रिड्यूस, ठीक है, अपनी स्मोकिंग को कम करना चाह रहा है, अब वो हेल्थ इश्यूज होने लग गए तो स्मोकिंग कम करना चाह रहा है, आंसर हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, पहले इसमें देख लेते हैं। देखो क्विकली मतलब बहुत जल्दी, तेजी से, क्विकली तेजी से, हार्डली ना के बराबर, देख चुके हम इसको भी पहले अभी, ना के बराबर, रीजनेबली मतलब काफी हद तक, काफी हद तक, जिसके लिए वर्ड हमारे पास है क्वाइट, डिग्री बताता है ना। बैडली मतलब बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। ओके, आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव, मुझे लगा कि रेस्टोरेंट बड़ा महंगा होगा, बट इट वॉज डैश अफोर्डेबल, लेकिन वो काफी हद तक अफोर्डेबल था, मतलब ठीक है, वहन करने योग्य था, काफी हद तक वहन करने योग्य था। तो क्या इसका आंसर ये हो सकता है, इट वॉज अ सीरियस एक्सीडेंट बट, अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था, सीरियस एक्सीडेंट था, लेकिन कार वॉज डैश डैमेज, लेकिन कार तो ना के बराबर डैमेज हुई थी। ठीक है, द मीटिंग वॉज अ डिजास्टर एज, भाई फेलियर था, कुछ भी नहीं हुआ, एज इट वॉज वेरी, कैसे ऑर्गेनाइज, बुरी तरह से ऑर्गेनाइज हुई थी, बैडली ऑर्गेनाइज। एंड मीरा इज गिफ्टेड, भाई मीरा एक बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड है, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है लैंग्वेज को तेजी से लर्न करने की। तो इस हिसाब से देखो बन गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ए का आपका सेकंड, बी का 4, सी का 1। ठीक है, आपका आंसर हो गया 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस है आपका, आई डेंट नो राहुल वॉज इन दी हॉस्पिटल, मुझे नहीं पता था राहुल हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर मुझे पता होता तो मैं डैश कर चुका होता। भाई इसके लिए ना आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं, है ना। हमारे पास एक ओपन कंडीशन होती है, एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, ये सब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, एक आपकी क्लोज्ड कंडीशन होती है। ठीक है, इधर आपका से होता है ये जो आपका इफ है ना, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल होता है, और दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल होता है। ये डिटेल में पढ़ने का टॉपिक है, फ्यूचर सिंपल होता है। इमेजिनरी में इफ के साथ में पास्ट सिंपल टेंस होता है, और दूसरी तरफ मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स इन पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म जैसे जैसे क्या क्या होगा, कुड होगा, वुड होगा, ये सब होंगे। ठीक है, और क्लोज्ड कंडीशन में इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और दूसरी तरफ मॉडल्स होते हैं, मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों कुड या वुड, जो भी आना है, कुड, वुड, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है आपकी क्लोज्ड कंडीशन। अब मुझे सीक्वेंस देखना है, इधर देखो क्या आ रहा है, अगर मैं इसको लूँ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, तो दूसरी तरफ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कहीं पर भी नहीं है, ये नहीं होगा। हैड नोन, ये है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, दूसरी तरफ हैव विजिटेड आ रहा है, और इधर वुड आ रहा है। वुड अगर मैं इसको लूँ, वुड हैव विजिटेड, वुड हैव विजिटेड, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, देखो वुड हैव विजिटेड आ रहा है, वुड हैव विजिटेड, और इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही है। इधर आ रहा है हैव नोन, प्रेजेंट परफेक्ट कहीं पे भी नहीं है, बी गोइंग, इधर कंटिन्यूस कहीं पे भी नहीं है, इधर खाली नो आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर हैड गॉन आ रहा है, तो देखो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लोज्ड कंडीशन होती है कि अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। आपने कभी, मुझे नहीं पता था वो हॉस्पिटल में, अगर मुझे पता होता तो मैं उससे मिल लिया होता, है ना। जैसे आपका देखो आपका एग्जाम अभी बाकी है, मैंने कहा तुम पढ़ लो तो पास हो जाओगे, ये ओपन है, मतलब अभी आपके पास पॉसिबिलिटी ओपन है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। लेकिन अगर मैं कहूँ एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया और फेल हो गए हम, अब मैंने कहा कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड
इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ओपन कंडीशन। काश मैं मेहनत करता तो पास हो जाता। ठीक है, अलग अलग टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड। द मूवी स्टार्स बायोग्राफी, ये जो मूवी का स्टार है इसकी जो बायोग्राफी है ना, आत्मकथा है, वो बड़ी ग्लॉसी है। ग्लॉसी मतलब शाइनी, ब्राइट। साइकोफेंटिक पोर्ट्रेयल, साइकोफेंटिक, साइकोफेंटिक का मतलब होता है बच्चों चापलूसी से भरा, चापलूसी भरा। साइकोफेंटिक का मतलब होता है चापलूसी भरा। अब जो व्यक्ति ऐसा होगा वो सेवक होगा, सेवक को बोलते हैं आप सर्वाइल, जो चापलूसी करता है। अच्छा, ऐसे लोग क्या करते हैं, तलवे चाटते हैं। तो बूट लिख दो, बूट, और लिख करना मतलब चाटना, तो बूट लिकिंग करते हैं। ऐसे लोग ऑब्सीक्यूअस होते हैं, चापलूसी करते हैं। बूट लिक लिक करना मतलब चाटना, तो तलवे चाटेगा कौन, जो चापलूसी करेगा, वो ऑब्सीक्यूअस होते हैं। ठीक है। एंड ग्रोविलिंग, ग्रोविलिंग, ठीक है। एंड इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग, ये सारे इसके सिनोनिम है बच्चों। इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएट करना मतलब देखो क्या करना, जी सर, जी सर, ठीक है, हाँ जी सर, मतलब यू आर मेंट, यू आर नॉट मेंट टू लीड, आप लीड नहीं करते, बस हमेशा फॉलो करते हो, चापलूसी करते हो, हाँ जी सर, ठीक है सर, इस तरह से, है ना। तो क्या कहना है भाई, आपका जो वर्ड है यहाँ पे साइकोफेंटिक, इसका क्या बताना है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग, मतलब वही सिनोनिम बताना है, सिनोनिम पर्यायवाची बताना है। तो देखो कावर्डली का तो मतलब होता है कायर, कावर्डली होता है कायर, ठीक है। और डोमिनियरिंग होता है सबजुगेटिंग, दबाने वाला, जो कंट्रोल रखता है, दबाता है आपको। फ्लैटरिंग होता है ये आपका चापलूस, फ्लैटरिंग चापलूस। इंसोलेंट, देखो इंसोलेंट वर्ड जो है इसका मतलब होता है गुस्ताख या जिद्दी, गुस्ताख या जिद्दी। अब इसकी प्रवृत्ति है जिद्दी, तो ये कैसा होगा, ये रूड होगा, ये इम्प्यूडेंट होगा, ये इम्पर्टिनेंट होगा, है ना। जिद्दी और बेशर्म होता है ये, रूड, इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट। ठीक है। अब देखो क्योंकि इसको डर नहीं है तो हम कहेंगे बड़ा बोल्ड है, बोल्ड है तो आप कहेंगे ऑडेशियस है, ऑडेशियस। ऑडेशियस से सीधे सीधे याद रखो ब्रेजन एंड ब्लेटेंट, ब्रेजन एंड ब्लेटेंट। अभी देखो मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं कहूँ कि एक लड़का है, कॉलेज गोइंग है मान लो, उसको आदत लग गई कहीं से शराब पीने की, ड्रग्स लेने की या सिगरेट पीने की। अब पिताजी ने उसको पकड़ लिया, जब पिताजी ऑब्वियसली डांटेंगे, डांटेंगे, अगर थोड़ा समझदार है, गलती से हो गया, मानता है कि गलती हो गई, तो कहेगा सॉरी पापा अब नहीं करूँगा आज के बाद, बस ये चांस दे दो, है ना। ऐसा व्यक्ति रूड नहीं है, गलती हो गई मान लेगा। लेकिन अगर लड़का कहता है, मान लो लड़का कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, सब करते हैं मैं भी करूंगा, आपसे तो पैसे नहीं लिए, मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, इस तरीके से बड़ी बेइज्जती कर रहा है अपने पापा की, तो कैसा हो गया, वो बोल्ड हो गया ना, उसे डर ही नहीं लग रहा। और सफेद सफेद झूठ, देखो जो इस तरह का व्यक्ति होगा वो खुलेआम सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, है ना। लेकिन जो छुप छुप कर पिएगा वो ऐसा नहीं होगा, तो बोल्ड नहीं बोलेंगे फिर उसको। ये बोल्ड कौन होगा, ये देखो ए है, ये बोल्ड जो कि खुलेआम सब कुछ कर रहा है, तो उसका व्यवहार कैसा हो गया, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल हो गया। और उसको क्या कहोगे आप, कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस, ठीक है। इंसल्टिंग, आंसर होगा फ्लैटरिंग इसका। चलिए कॉम्प्लीमेंट, आपका अंडरलाइन वर्ड कौन सा है भाई, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा। तो आपने कहा द मिनिस्टर अनलीज्ड अ कॉम्प्लीमेंट अगेंस्ट द न्यूज़पेपर, एक कॉम्प्लीमेंट दिया न्यूज़पेपर के अगेंस्ट फॉर इट्स बायस्ड एडिटोरियल, एक कॉम्प्लीमेंट दिया, है ना। बायस्ड मतलब जिसमें बहुत ही ज्यादा क्या कहना चाहिए, पक्षपातपूर्ण था, इलिटरेसी के ऊपर, और वो भी किसके लिए, वुमेन के बीच में, इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो डिनंसिएशन का मतलब होता है बच्चों निंदा करना, निंदा करना, ठीक है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना, समर्थन, सपोर्ट,
करना, ओके। रेगुलेशन तो आपके लॉ हो गए, है ना। और स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस करना, गैस करना, एंटिसिपेट करना, अनुमान लगाना। पूछा था इस वर्ड का ऑपोजिट, तो देखो ये तारीफ करना है तो ये डिनंसिएशन है ना। डिनंसिएशन, डिनंसिएशन मतलब निंदा, निंदा करना। अच्छा, निंदा करने के लिए क्या क्या है आपके पास? क्रिटिसिज्म है, निंदा करना। कंडेम, कंडेम भी क्या है? निंदा करना। क्रिटिसाइज, निंदा करना। चेस्टाइज, निंदा करना। इन सब का मतलब सेम है, ठीक है। सेंश्योर एक वर्ड है निंदा करना। डन, आंसर हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको दे रखा रीडाउटेबल, इसका सिनोनिम बताना है। तो देखो रीडाउटेबल जो वर्ड है इसका आपको बताना है सिनोनिम। रीडाउटेबल का मतलब होता है बच्चों वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, जिसको मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। वेरी पावरफुल, पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, और इसका बताना है हमें सिनोनिम, ठीक है। वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, एकदम शक्तिशाली, माइटी। तो देखो फ्लिम्जी, फ्लिम्जी तो क्या है? बहुत ही फीबल, दुर्बल, फीबल है, फ्रेजाइल है। जैसे कांच का सामान कैसा होता है? फ्रेजाइल। कैसा होता है? डेलिकेट, टूट जाता है। उसको क्या लिखा रहता है जब हम कुरियर वगैरह मंगाते हैं? तो उस पर लिखा रहता है ना कि डेलिकेट आइटम इनसाइड, हैंडल विथ केयर। इसको केयर के साथ थोड़ा सा हैंडल करें, खोलें। फ्रेजाइल है, फीबल है, और फ्रेल होता है, FLRAIL, फ्रेल, जो कि टूटने लायक हो। कोई भी चीज़ जो परप्लेक्सिंग है बच्चों वो कंफ्यूजिंग होती है, जो आपको कंफ्यूज करती है। कंफ्यूजिंग है तो वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड जो होता है वो इंट्रिकेटेड होता है, जटिल, ठीक है, बहुत जटिल। और वॉल्यूबल होते हैं बच्चों जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जो टॉकेटिव है वो एक्सट्रोवर्ट होंगे, ऐसे लोग चैटी होते हैं, ऐसे लोग गैबी होते हैं, ऐसे लोग ग्रिगेरियस होते हैं, गैर्यूलस होते हैं। जो ग्रिगेरियस है ना ये कंपनी लवर होते हैं, इनको अकेले रहना पसंद नहीं होता, ये झुंड में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। कंपनी लवर, गैर्यूलस, ठीक है, बहुत बोलते हैं, टॉकेटिव होते हैं। और लॉक्वाशियस, लॉक्वाशियस बातोनी, जो खूब बोलते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा देखो इन सब का ऑपोजिट क्या होगा? जो शांत रहना पसंद करते हैं, ये तो है सब बोलने वाले, जो शांत रहना पसंद करते हैं वो टैसिटर्न होते हैं। जो टैसिटर्न होते हैं वो पैसिफिक होते हैं, शांत रहने वाले। रिजर्व्ड होते हैं, रिटिसेंट होते हैं, काम रहते हैं, ठीक है, चुप चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है। तो रीडाउटेबल का सिनोनिम ये तो है नहीं, ये तो बहुत दुर्बल है, ये कंफ्यूजिंग है, बहुत बोलता है। तो फॉर्मिडेबल होता है शक्तिशाली, ठीक है, माइटी, शक्तिशाली के लिए माइटी भी होता है। माइट मतलब होता है ताकत, और माइटी शक्तिमान, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिशाली, ऑल माइटी। ऑल माइटी कहते हैं ना, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम बताना है बच्चों सलेन का। सलेन होता है बैड टेम्पर्ड, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बैड या शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसको बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ा रहता है, अग्रेसिव रहता है, आसानी से गुस्सा आ जाएगा इसको, ठीक है। तो मोरोज, मोरोज तो सेम वर्ड है, सिनोनिम है इसका, पूछा है हमसे एंटोनिम। रिटिसेंट, ध्यान से देखो मैंने यहाँ क्या लिखा अभी, रिटिसेंट, ये चुप चुप रहता है। जो रिटिसेंट है वो क्या होगा? शांत, टेसिटर्न। ये फायदा होता है डिटेल में क्वेश्चंस को करने का। टिमिड, मैंने देखना पीछे लिखवाया था टिमिड, शाय, जो टिमिड होगा वो शाय होगा, और डिफिडेंट होगा, टिमरस होगा, नर्वस होगा। जीनियल होता है बच्चों फ्रेंडली, जीनियल होता है फ्रेंडली, ठीक है। एमिएबल, एमिकेबल, जो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं आपसे, बहुत मिलनसार होते हैं, इनको कहते हैं मिलनसार।
जो मिलनसार होते हैं वो क्लबेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनके मन में तो क्या है, इनके मन में फ्रेंडलीनेस है, इनके अंदर अच्छा व्यवहार है, काइंड है, ये सारे लोग काइंड है। लेकिन मान लो किसी के मन में क्या हो, किसी के मन में एनिमोसिटी हो, तो एनिमोसिटी तो क्या है, शत्रुता। हॉस्टिलिटी क्या है, हॉस्टिलिटी, ग्रज, एंगर, ठीक है, शत्रुता, हार्श फीलिंग, बिटर फीलिंग्स है अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेलिन का एंटोनिम बताना है हमें। सेलिन तो है आपका गुस्से वाला, और ये कैसा है, फ्रेंडली। वो तो गुस्से वाला है, ये फ्रेंडली। देखो इन लोगों के अंदर ये फीलिंग्स होंगी, है ना। और ये जो जेनियल है ये काइंड है, दयालु है। नेक्स्ट देखो, करेक्ट सीक्वेंस, वही हमने जो पहले भी किए इस तरीके के क्वेश्चंस, करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको इसमें। तो आवर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट, देखो टेस्ट प्लूरल है, प्लूरल के लिए आर आना चाहिए, आर इनबॉर्न, इनबॉर्न मतलब जन्मजात, ठीक है। तो सी के बाद में आना चाहिए ए। लेकिन हमारा जो परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब होता है हमारी जो इंद्रियां है ना, उनसे हम क्या महसूस करते हैं बड़े होने के बाद। लेकिन हमारे परसेप्शन, डी आ गया, लेकिन हमारे परसेप्शन ऑफ स्मेल, हमारा जो स्मेल का परसेप्शन है, सूंघने की जो क्षमता है हमारी, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्नड, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्नड, बी। तो सी ए बी डी, ठीक है, सी ए डी बी, सॉरी सी ए डी बी आंसर हो जाएगा थर्ड। अब एक बार पढ़ के देखो, हमारे जो रिस्पॉन्सेज है ना बेसिक टेस्ट को लेके वो जन्मजात होते हैं, लेकिन हमारा स्मेल को लेके जो परसेप्शन है ना, जो कि फ्लेवर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो लर्नेड है। सही बात है भाई, टेस्ट तो जो चीज़, अब आपने बचपन में मान लो चीनी खाई हो तो चीनी मीठी ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका परसेप्शन चेंज होता है स्मेल के लिए, तो स्मेल आपका लर्नेड होती है। लर्न मतलब आप उसको अक्वायर करते हो, उम्र के साथ साथ सीखते हो, ये उसका मतलब है कहने का। तो सी ए डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा 27, हाँ ठीक है। देखो मे बी हो सकता है यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया हो, बट यहाँ पर ये 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 20 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पैसेज के हैं, तो पैसेज की एक अलग सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अच्छे से पढ़ाई करिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, टीचर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। आप हैं तो हम हैं। Thank you so much. Take care.